आप अवॉइड करें, क्योंकि आपके मार्क्स और एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, नए पैटर्न को फॉलो करने हैं, ठीक है। पुराना वर्जन छोड़ दीजिए, नया वर्जन आ गया है ना। चलिए, तो आज मैं बात करता हूँ कि क्या क्या है, और चैप्टर 5 और 6 दोनों मर्ज कर दिया गया है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आगे देखते हैं। तो सबसे पहला है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट एंड इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। नंबर 2 पॉइंट, एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, common postural deformities, knock knee, flat foot, round shoulders, lordosis, kyphosis, okay, bow legs and scoliosis and their corrective measures। एंड देखिए, तो यहाँ तक मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो ये 3 टॉपिक दिखा बताया मैंने आपको, मोटर डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉमन postural डिफॉर्मिटीज, knock knee, flat foot, round shoulder, lordosis, kyphosis, legs and स्कोलियोसिस एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। ओके, तो इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। आज मैं पहला पार्ट आपके सामने पेश करूंगा, इसके बाद दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक मोटर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बताएंगे मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट। देखिए, बहुत ही शॉर्ट नोट्स और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कि आपको स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंट करना है जिससे कि अट्रैक्टिव होते हैं। 5-5 पेज का लिखने के लिए नहीं आता है, आप ये एकदम निश्चिंत हो जाइए, ठीक है ना। लंदी लिखने के फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के लंदी लिख दिए। अभी क्वालिटी एजुकेशन हो चुकी है, वो पुराना ढर्रा भूल जाइए। और जो लोग पुराने ढर्रे के साथ चल रहे हैं उनको एक भी मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। मैं देखिए उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो बच्चे, देखिए फिजिकल एजुकेशन में कोई फेल नहीं होता है, ठीक है। फेल होते हैं, जल्दी फेल नहीं होते हैं, बट फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप नंबर को स्कोर कर सकते हैं, ताकि आपके और अगर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए तो आप ओवरऑल अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप, मैं सिर्फ टॉपर बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बच्चे ध्यान नहीं भी देंगे तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ध्यान देना ना देना तो आपकी मर्जी है। बट मैं टॉपर बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 95 एबव लाना चाहते हैं ओवरऑल सब्जेक्ट में। कहीं भी अगर फिजिकल एजुकेशन में थोड़ी सी गलती की वजह से बच्चे कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो सकते हैं। इसी वजह से मैं उनको बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए और इस चीज़ को जानिए। चलिए बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट्स एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। मतलब हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट्स हम सीखते हैं बचपन से लेकर डेथ तक, वो सारे मूवमेंट्स डेवलपमेंट ही कहलाता है। मोटर डेवलपमेंट मीन्स हाउ टू कोऑर्डिनेट एंड हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी मूवमेंट्स, दैट इज अ मोटर डेवलपमेंट। ओके, इन फैक्ट इट इज अ प्रोग्रेसिव चेंज इन मूवमेंट थ्रू द लाइफ साइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बचपन से होते हैं, बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, मरने तक बहुत सारे मूवमेंट सीखते हैं। सीखते कि नहीं सीखते हैं? पहले हमें चलना भी नहीं आता था, बैठना भी नहीं आता था, दौड़ना भी नहीं आता था, तो हम खेलना नहीं आता था, डिफरेंट टाइप के एक्शन करने नहीं आते थे, गाड़ी चलाना नहीं आता था। तो जितने भी मोटर स्किल्स हम सीखते हैं वो हमारा लाइफ साइकिल का एक प्रोसेस होता है। तो बात कर लेते हैं, ये डेफिनेशन था। आगे बात करते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, मोटर डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो बच्चों में सबसे पहले होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यानी बच्चे जो होते हैं पहले अपने बड़े बड़े मसल्स पे कंट्रोल करना सीखते हैं, जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर 3 साल के बच्चों को आप राइटिंग कराइए तो राइटिंग कर लेते हैं? नहीं करते। तो इन्फेंट्स एज में यानी सबसे पहले जो बच्चों में डेवलपमेंट होता है वो बिग मसल्स एक्टिविटी यानी लार्ज मसल्स एक्टिविटी पे कंट्रोल करना बच्चे सीखते हैं। देन आफ्टर फाइन मोटर डेवलपमेंट, इसीलिए बच्चों को रहता है कि 4 साल के बाद ही स्कूल भेजना चाहिए ताकि वो राइटिंग कर सके। स्मॉल मसल्स यानी फिंगर, टोज, आईज, ईयर्स पे, जैसे वो पेंटिंग, राइटिंग, कटिंग, होल्डिंग, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, दैट इज अ एग्जाम्पल। ओके, तो ये था मोटर डेवलपमेंट और टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट नंबर 2 बात कर लेते हैं, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। तो जो मोटर डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं और स्टेज होते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सेकंड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे लर्निंग, हमारे मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम कर सकते हैं।
तो इसके बहुत सारे, देखिए मैंने यहाँ पे 16 आपको एग्जाम्पल लेके रखी हैं, और मैं जो नोट्स दे रहा हूँ मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वैसा नोट्स तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस पूरे बात की पूरी गारंटी है। और इसके जितने भी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू डालना भी मैं स्टार्ट करूँगा, सारे चैप्टर्स से लगभग 100 एमसीक्यू मैंने बना के रखे हैं, उसको मैं हैंडमेड है मेरा वो, तो मैं उसको आपको जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बट इसके लिए आपको पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हेरिडिटी। तो पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग है हेरिडिटी, मतलब कि अगर आपके परिवार में मोटर डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है ठीक से, मतलब बॉडी कंट्रोल का है, न्यूरोट्रांसमीटर ठीक नहीं काम करते उनके, तो आप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, अगर बचपन में आपको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला हुआ है तो भी आपको मूवमेंट सीखने में डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट नंबर 3 स्लिप, यानी प्रॉपर स्लिप नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा आप काम करते हो, स्लिप नहीं है, रेस्ट नहीं है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वायरमेंट, बात करते हैं कि आप किस इन्वायरमेंट में, जैसे बचपन में आपको बहुत ज़्यादा खेलने कूदने के लिए नहीं मिला है, जैसे अभी मैं गांव के बच्चों की इन्वायरमेंट की बात करूं और शहर के बच्चों की इन्वायरमेंट की बात करूं, दोनों के मूवमेंट्स में डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि गांव के बच्चे क्या होते हैं कि वो गांव के खेतों में चलते हैं, टेढ़े मेढ़े सड़कों पर चढ़ते हैं इस तरह से, ठीक है। और जो शहर के बच्चे वो पेड़ों पर चढ़ते हैं, तो ये गाँव के बच्चों की आदत है। लेकिन शहर के बच्चों में मूवमेंट्स की कमी होती है, ठीक है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि दोनों के मूवमेंट्स में तो यही इन्वायरमेंट है। इम्यूनाइजेशन हो गया, स्टिमुलेशन हो गया, रिक्रिएशन हो गया, जेंडर, हो सकता है कि लड़का हो जल्दी सीखे, लड़की हो बाद में सीखे, पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़, या बचपन से ही जो उसका पॉस्चर रहा वो ठीक नहीं है, तो उस वजह से भी उसको मोटर डेवलपमेंट में, उसके अंदर मूवमेंट्स डेवलपमेंट में प्रॉब्लम। मोटर मतलब समझ जाइए, सीधा सा बात है, मूवमेंट्स, ओके। आगे बात करते हैं ओबिसिटी, बच्चे को बहुत ज़्यादा ओबिसिटी है तो भी चलने में, मूवमेंट्स करने में या एक्शन सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अपॉर्चुनिटी, अगर बच्चे को शुरू से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई है तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल स्किल्स, बहुत ज़्यादा समाज से जुड़ा नहीं है तो चीज़ नहीं जानता वो क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, अगर उसने बहुत कम ट्रेनिंग वगैरह की हुई है तो भी प्रॉब्लम्स हैं। मेंटल हेल्थ, अगर उसका दिमाग ठीक नहीं है तो भी वो कोऑर्डिनेट अपने मूवमेंट्स को ठीक से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी टॉपिक थी, मैंने अभी आपको पढ़ाया इससे पहले, मोटर डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। आगे बात कर लेते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इंसान का हर एक ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है और हर स्टेज के बाद किस तरह के एक्सरसाइज को गाइडलाइन करना चाहिए। मेरी बात समझ लीजिए कि अगर फिजिकल एजुकेशन में 50% तो आप खाली हेडिंग को समझ लीजिए, तो आगे का क्या मैटर है और क्या उसमें लिखना है आपको, ये 50% आप वहीं सॉल्व कर जाएंगे। बट आपको हेडिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो हेडिंग क्या है? एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि क्या क्या एक्सरसाइज हम गाइड करेंगे जब हम इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेज पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के कितने स्टेज होते हैं। तो देखिए, स्टेज ऑफ ग्रोथ, ओके, क्योंकि डेवलपमेंट की तरह रुक जाता है तो स्टेज ऑफ ग्रोथ ही बोल सकते हैं। तो इन्फेंट स्टेज 1 to 3 years, अर्ली चाइल्डहुड 3 to 8 years, ओके, लेटर चाइल्डहुड 8 to 12 years, एडोलसेंस 30 to 19 years और एडल्ट यानी 19 years। तो हम ये जानेंगे कि क्या क्या एक्सरसाइज हमें गाइडलाइन देनी चाहिए ताकि उनका जो मोटर मूवमेंट्स हो वो ज़्यादा अच्छा हो सके, ठीक है। मूवमेंट्स की जरूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि मूवमेंट्स की जरूरत क्या है, हमें भी अभी तक किसी ने हमें भी गाइडलाइन नहीं किया तो क्या हमने मूवमेंट नहीं सीखा? नहीं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, स्किलफुल मूवमेंट्स होते हैं जो आगे आपको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे भी कुछ बच्चे पेड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे, कुछ बच्चे स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसा होता है कि नहीं। तो हम लोगों ने मूवमेंट सीखा ही नहीं, जबकि ये सब मैं बताऊं, पेड़ पे चढ़ना, स्विमिंग करना, ये एक तरह से आपकी सेफ्टी स्किल्स है। सेफ्टी मतलब कि जान बचाने वाला है। कभी भी इमरजेंसी में प्रॉब्लम ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर हो जाती है तो वहां पे अपने आप को बचा सकते थे। इसलिए आपको मूवमेंट सीखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अब क्या क्या गाइडलाइन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज गाइडलाइंस और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन्फेंसी के लिए। इन्फेंट स्टेज में क्या क्या गाइड लेना चाहिए? तो पॉइंट नंबर 1, एक्सरसाइज टू डेवलप हेड कंट्रोल सिटिंग, ये सब एक्सरसाइज करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज टू डेवलप हेड कंट्रोल सिटिंग, क्राउलिंग, क्राउलिंग मतलब रेंगना, ओके।
ग्रॉस मोटर एक्टिविटी शुड बी प्रमोटेड। इस एज में जब इन्फेंट्स का बच्चा हो तो उसे ग्रॉस मोटर एक्टिविटी करनी चाहिए। ग्रॉस मोटर में क्या होता है, मैंने भी आपको बताया कि जो बिग मसल्स एक्टिविटीज होते हैं उसे हम ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज फॉर मूविंग आर्म्स लेग्स रीचिंग टू ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज लाइक थ्रोइंग, कैचिंग एंड किकिंग अ बॉल। तो इन्फेंट स्टेज में मिनिमम भी 4 एक्सरसाइज करने चाहिए। और 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पूछे जाते हैं कि इन्फेंट स्टेज में, या तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो इन्फेंट स्टेज में बच्चों की कौन सी मोटर क्वालिटी डेवलप पहले की जाएगी, ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, पहले ग्रॉस होगा। ओके, बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड जो कि 3 to 8 ईयर्स होते हैं। एक्सरसाइज टू डेवलप कॉम्पिटिशन इन मूवमेंट स्किल्स। ओके, कॉम्पिटेंस इन मूवमेंट स्किल्स, emphasis on participation not on competition, activities related to fine motor skills। okay, activities related to fine motor skills, मतलब इस एज में 3 to 8 ईयर्स में बच्चों को फाइन मोटर एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन अर्ली और इन्फेंट एज में किस पे देना चाहिए, क्रॉस मोटर पे। जी गुड। मिनिमम 1 आवर रेगुलर मीडियम एक्सरसाइज कराना चाहिए। रिक्रिएटिव एंड इंजॉयबल मेथड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। बहुत रिक्रिएशन गेम खेलना चाहिए, इंजॉयबल मेथड्स होने चाहिए। क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट, इस एज में बच्चों को जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वो बहुत ही क्लीन और सेफ मिलना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं आप, मोटर स्किल्स, रिक्रिएटिव मेथड्स, फिजिकल एक्टिविटीज, क्लीन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड यानी 8 to 12 ईयर्स। 8 to 12 ईयर्स में क्या एक्सरसाइज गाइड लेना चाहिए, एक्सरसाइज टू डेवलप बॉडी कंट्रोल, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। स्ट्रेंथ डेवलप, थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट हम कर सकते हैं, और बॉडी कंट्रोल, बैलेंसिंग वाले जो स्किल्स है उसको सिखा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन जैसे एजिलिटी वाले टेस्ट हम करा सकते हैं। एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एंड्योरेंस शुड बी अवॉइडेड। ठीक, एंड्योरेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस एज में, ठीक है, क्योंकि हार्ट पे कुछ ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। आफ्टर 12 ईयर्स बच्चों को हार्ट रिलेटेड यानी स्टैमिना रिलेटेड एक्सरसाइज ज्यादा कराना चाहिए। ऑर्गेनाइज और टीम गेम्स टू डेवलप सोशल कॉन्शियसनेस, तो टीम गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे कि वो कॉन्शियसनेस सीखे, सोशल कॉन्शियसनेस सीखे, सोशल रिलेशनशिप सीखे। टीच बेसिक रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स दैट इज फेयर प्ले, सिंपल स्ट्रेटजीज, ये सब सिखाना चाहिए हमको। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के क्या इफेक्ट होते हैं और ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में हमें 8 to 12 ईयर्स वाले बच्चों को गाइड करना चाहिए, एक्सरसाइज गाइड करना है। आगे बात करते हैं एडोलसेंस। तो एडोलसेंस के 13 to 19 ईयर्स एज होता है। देख सकते हैं आप कि एडोलसेंस का जो एज है वो है 13 to 19 ईयर्स। तो बात करते हैं एक्सरसाइज के लिए क्या क्या एक्सरसाइज होना चाहिए। मॉडरेट टू विगोरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी। ओके, मतलब कि एक मॉडरेट, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करने चाहिए। आगे बात करते हैं 60 मिनट सेवरल आवर्स एवरी डे टू सर्व। ठीक है, 60 मिनट टू सेवरल आवर्स एवरी डे, मतलब 60 मिनट लगभग प्रैक्टिस करना चाहिए या एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर अच्छे मूवमेंट्स और अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो लोग नहीं देते हैं ध्यान, तो हेल्थ खराब हो जाती है और आगे चल के आप जान ही रहे हैं डॉक्टर के पास जाना, डायबिटीज, ओबेसिटी, हेडेक, बैक पेन, दिस इज सो कॉमन पॉस्चरल और डिफॉर्मिटीज। ओके, कॉमन डिजीज इन द लाइफ, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो यही होगा। आगे बात करते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 times a week। ठीक है, बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग। आगे बात करते हैं रनिंग, स्विमिंग एटसेट्रा फॉर स्टैमिना बिल्डिंग। तो इस एज में बच्चों को स्टैमिना बिल्डिंग भी करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो कि काफी जरूरी है। और लास्ट में बात करते हैं एडल्टहुड यानी आफ्टर 19 ईयर्स में क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे, मसल्स स्ट्रॉन्ग, देन स्ट्रेंथनिंग होगा, यहाँ पे ये गलत है स्पेलिंग, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 times in a week, कम से कम हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ रिलेटेड एक्सरसाइज करनी चाहिए। आगे बात करते हैं बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। आगे बात करते हैं रनिंग, स्विमिंग एटसेट्रा फॉर स्टैमिना बिल्डिंग। ये सारे एक्सरसाइज करने चाहिए एडल्टहुड में। ओके, आगे बात करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आएगा।
आइए नया नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज? तो इसमें कुछ स्पाइनल होते हैं यानी अबव द वेस्ट होते हैं और कुछ होते हैं बिलो द वेस्ट। ओके, तो मैं बताऊंगा पहले स्पाइनल। कभी कभी स्पाइनल भी पूछ जाते हैं कि स्पाइनल डिफॉर्मिटीज कितने होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्पाइनल है। चलिए आगे बात करते हैं काइफोसिस जो कि स्पाइनल होता है। ओके, स्कोलियोसिस स्पाइनल है, लोडोसिस स्पाइनल है, राउंड शोल्डर्स भी स्पाइनल है। तो ये ऊपर वाले हिस्से में होने वाले डिफॉर्मिटीज हैं। आगे बात करते हैं अगर हम, तो आगे बात कर लेते हैं। तो जो नीट हमारे दूसरे फॉर्मेशन में होते हैं वो क्या हो सकते हैं? दूसरे फॉर्मेशन में जो होते हैं वो हैं फ्लैट फुट, बोलेक्स और नॉक नी। ये तीन होते हैं जो कि बिलो द वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि क्या होता है काइफोसिस, क्या होता है लोडोसिस और क्या होता है राउंड शोल्डर स्कोलियोसिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। बहुत डिफरेंट है इसके। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं जो नया नेक्स्ट